अस्सलामुअलैकुम क्लास। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा और उसे प्रिपेयर किया होगा, समझने की कोशिश की होगी। फार्मेसी टेक्नीशियन आज आपका 6th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर आपका आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था और आज का जो लेक्चर है वो आपका कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में आज हम बात करेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा होता है और वो किस तरह काम करता है। जब भी हम अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात हो रही है, सिर्फ अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो एक ऐसा ढांचा जो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ हो, तब कोई ना कोई वो पूरा कोई एक बिल्डिंग बन सकती है, कोई एक घर बन सकता है, उसका एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो जाता है थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी इसी तरह आज बात करते हैं हम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें डिफरेंट फंक्शंस भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ऑल कम्युनिकेशन वर्क टुगेदर, और सारे मिलकर काम करते हैं। एंड कम्युनिकेट विद एन अदर, और सारे एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। The ways in which these components are connected, जिस तरह ये connected होते हैं with one another, is called computer architecture। देखिए, हम अब एक क्लिक परफॉर्म करते हैं ए कीबोर्ड के थ्रू और वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। अगर हमारा कीपैड इनपुट जो है वो कनेक्टेड ना होती, या इनपुट के थ्रू जो सिग्नल्स जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो गेट ना करता कंप्यूटर, तो क्या आपको आउटपुट नज़र आती? कभी भी ना आती। इसीलिए कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फिर ही कंप्यूटर वर्क करता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में नीचे बात की गई है, उसके बारे में ज़रा पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट, सबसे पहले नाम से आपको पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट। इसमें छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी कर दें। कंट्रोल यूनिट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU that directs the operation of the processor, जो डायरेक्ट करता है अपने ऑपरेशंस को प्रोसेसर के थ्रू। इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट and input or output devices how to respond to the instruction that have been sent to the processor। इसमें वही बात की गई कि एक कंट्रोल यूनिट है जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू अपने ऑपरेशंस को जो है डायरेक्ट प्रोसेसर के थ्रू कंप्यूटर को बताता है। कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को? मेमोरी को, और थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को बताता है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि भाईजान इन इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट कौन से हमने रिस्पॉन्ड इन चीज़ों को करना है, और उसके बाद वो प्रोसेसर को सेंड कर दिए जाते हैं। Control unit is an important component of a CPU central processing unit. It act like a supervisor of the computer। जैसा एक आपका कह लें कि आपके नीचे कोई 10 बंदे काम कर रहे हैं और आप उसको सुपरविजन कर रहे हैं, तो काम आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ जस्ट क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि वो काम सही कर रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि हर बंदा अलग अलग अपना काम कर रहा है या सारे मिलजुल कर रहे हैं। अलग अलग कर रहे हैं, हर बंदा अपने अपने काम में जो है वो प्रॉपर वे में उसको इंस्ट्रक्शन जैसे मिली हैं उसी में काम कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट भी CPU के थ्रू इसी तरह क्या करता है,
सुपरवाइजर की तरह काम करता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर, सारी एक्टिविटीज कौन देखते हैं? कंट्रोल यूनिट। फिर नीचे आ जाते हैं ALU, स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU के अंदर आपने बात याद रखनी है कि जब भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात आएगी तो आपके दिमाग में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म होती हैं। शुरू में जो कंप्यूटर्स आते थे उसमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती थी। अब तो पूरे साइंटिफिक जो हैं वो आ चुके हैं, लेकिन बेसिक जो कैलकुलेशन होती है इसमें वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। लॉजिक यूनिट की बात करते हैं। लॉजिक यूनिट of ALU perform logic operation like comparing two data items to find which data item is greater than, equal to or less than the other. लॉजिक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती हैं। जिस तरह आपकी मार्कशीट बनती है, इफ़ यू गॉट हायर मार्क्स, ऐसे ले लें कि 80% या 80 नंबर आपने लिए हैं, तो हम उसमें कंडीशन क्या लगाएंगे? इफ स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स देन, लॉजिक लग रही है इसमें, ग्रेड विल बी बी। इफ स्टूडेंट गॉट 90 मार्क्स इन सब्जेक्ट whatever it is, then he get A grade। इसी तरह लॉजिक्स जो हैं वो कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं और लॉजिक यूनिट उसको परफॉर्म करता है थ्रू ALU। मेन मेमोरी की बात करते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है कि मेन मेमोरी में मेमोरी के लिए कोई बात होगी, स्टोरेज के लिए कोई बात होगी। मेन मेमोरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। क्या करता है? स्टोर करता है प्रोग्राम को, और जो हमें डाटा चाहिए होता है एग्जीक्यूशन के लिए वो कहाँ पर सेव होता है? मेमोरी में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसे हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलसल काम हो रहा होता है। हमें कोई चीज़ स्टोर करवा रहे होते हैं, कोई चीज़ हम रिट्रीव्यू करवा रहे होते हैं, कोई चीज़ गेट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ एग्जीक्यूशन के लिए मांग रहे होते हैं। आगे आ जाता है IO यूनिट। IO यूनिट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट यूनिट। इसमें क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट यूनिट कंट्रोल्स प्रोसेसर कम्युनिकेशंस विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल वही डिवाइसेस हैं जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, सच एज मॉनिटर, डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। आगे आते हैं, हम CPU की बात करते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जिस तरह हमारा ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी तरह कंप्यूटर के लिए CPU भी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी, ब्रेन की तरह काम करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। क्या हम, अगर हमारा ब्रेन ना हो तो हम उसके बगैर काम कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो एज ए ब्रेन वर्क करता है। ऑल द कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो। CPU इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। कभी आपके घरों में लैपटॉप्स नहीं बल्कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, आप उनका अगर आप क्लिप खोलें साइड से, कवर उतारें, तो बिल्कुल आपको एक ग्रीन से सर्किट सा बोर्ड आपको नज़र आ रहा होता है। उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इट कैरीज आउट ऑफ
आउट मोस्ट द वर्क ऑफ कंप्यूटर, सारे का सारा उसी के ऊपर इनेबल हुआ होता है। CPU perform all operation on data according to given instruction it कभी भी CPU अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन कभी भी कोई काम नहीं करता। जैसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वैसा ही वो एग्जीक्यूशन करता है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड टेल अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और वो दूसरे पार्ट्स को बताता है कि भाईजान आपने ये काम इस तरह करना है। अगर सपोज भी मैं कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करने लगा हूँ तो सीपीयू फौरन से क्या करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बताएगा भाईजान कि आपने ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड डाटा ट्रांसफर। जो बहुत ज़्यादा काम होता है वो या तो कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। CPU consists of two main units known as arithmetic and logic unit and control unit। दो इसके जो है मेन जो हैं क्या कहते हैं यूनिट्स हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, जो आपने अभी डिटेल में पढ़े हैं। These computer work together to perform processing and operation। और और क्या करते हैं इसमें, हमें प्रोसेसिंग में हेल्प होती है और कोई भी ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करने हैं तो उसमें हेल्प आउट होती है। आगे आ जाते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं। रोम एंड रैम लिखा हुआ है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम में वोलाटाइल मेमोरी होती है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये रैम और रोम के बारे में कि कौन सी वोलाटाइल है और कौन सी नॉन वोलाटाइल है। तो आपने याद रखना है रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा लॉस नहीं होता जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, और रैम में जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो डाटा लॉस हो जाता है। इसीलिए इसे वोलाटाइल कहते हैं और रोम को नॉन वोलाटाइल कहते हैं। द कंटेंट इन लोकेशन इन रोम कैन नॉट बी चेंज और डिलीट। वही बात इसमें कि चेंज भी नहीं होता और ना ही डिलीट होता है। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। When the power is switched off, the instructions stored in memory are not lost। वही बात की गई कि इसमें जब भी पावर सप्लाई ऑफ होती है और इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास स्टोर्ड होती है वो लॉस नहीं होती। किसमें? रोम में। That is why ROM is known as a non-volatile memory। The information in ROM stored by the manufacturer, जो है इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है जिसने इसे बनाया होता है वही स्टोर करता है। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द इंस्ट्रक्शन इन रोम इज आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर दोबारा ऑन होता है तो सारे की सारे जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है मेमोरी में। It holds instructions that run the computer when it is first turned on। ये वो वाली इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो। बायोस उसे कहते हैं हम जो आपके स्टार्टिंग जो स्टार्टअप हो रहा हो उसे हम बायोस कहते हैं, बायोस प्रोसेस कहते हैं। The CPU accesses each location in memory by using a unique number is called memory address। मेमोरी को जब भी हमने कोई भी चीज़ हम सेव करते हैं तो मेमोरी में उसका एक यूनिक एड्रेस बन जाता है जिससे वो मेमोरी में पहचानी जाती है और इसलिए डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर आइटम्स। जिस तरह हमारा आईडी कार्ड CNIC नंबर यूनिक है
और वो नादरा की डेटाबेस में सेव है। जैसे ही हम अपना इनपुट देते हैं CNSE, तो हमारा नेम और रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो सामने आ जाता है। तो क्या बात यहाँ से समझ आई कि हमें एक यूनिक नंबर, यूनिक CNSE दिया जो हमें मेमोरी एड्रेस के तौर पे काम आता है। आगे आ जाते हैं, हम रैम के बारे में बात करते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस वोलेटाइल मेमोरी टेम्परेरी है क्योंकि इसमें डाटा स्टोर्ड नहीं होता, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इसमें डाटा सेव होता है और उसके बाद लॉस हो जाता है। It means that its contents are lost when power is turned off. It is also called direct memory access. इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी कहते हैं। रैम इज रीड एंड राइट मेमोरी, इसमें रीड भी कर सकते हैं और हम राइट भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को। Programs and data can be written to and erased from RAM as needed. हमारी मर्जी है कि हम इसमें डाटा जो है रिटर्न भी कर सकें, ऐड भी कर सकें और उसको इरेज भी कर सकें। दिस मीन्स दैट रैम डज नॉट retain its bit configuration when the power is turned off. ये अपनी असल हालत में जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन है, ड्यूरिंग द करंट सिचुएशन है, जैसे ही पावर ऑफ होती है ये अपनी वो सिचुएशन, वो अपनी कंडीशन मेंटेन नहीं रखती और सारे का सारा डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन अगली बात उसने क्या की, बट रोम डज, लेकिन रोम करती है, सारा डाटा सेव रखती है। एवरी टाइम यू ओपन अ प्रोग्राम, जब भी हमें ओपन करेंगे प्रोग्राम, इट गेट्स लोडेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव इनटू द रैम। ये कहाँ से लोड होगा? हार्ड ड्राइव से लोड होगा और रैम में जाएगा। दिस इज बिकॉज रीडिंग द डाटा फ्रॉम द रैम इज मच फास्टर देन रीडिंग फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। रोम में क्या होता था कि सारे का सारा डाटा रीड कहाँ से होता था? रैम से होता था, ठीक है। लेकिन रोम के अंदर क्या होता था, लेकिन रैम के अंदर क्या होता था कि सारे का सारा डाटा जो है वो कहाँ से होता था? हार्ड ड्राइव से। इसीलिए रोम फास्टर है एज कंपेयर टू रैम। द रैम the more RAM your computer has, the more faster data can loaded from the hard drive into the RAM, which can effectively speed up your computer. In fact, adding RAM can be more beneficial to your computer performance than upgrading the CPU. इसमें वही बात की गई कि जितनी आपकी रैम इंक्रीज होगी उतना आपका सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी देगा। हम जाते हैं कभी भी लैपटॉप लेने जाएं या इवन के मोबाइल भी अब लेने जाएं तो हम कहते हैं कितने GB रैम है, तो हम किस लिए वो रैम मांग रहे होते हैं? क्योंकि प्रोसेसर के लिए अपनी डिवाइस की स्पीड और परफॉर्मेंस हाई करने के लिए हम ये चीज़ रिक्वायर करते हैं कि इसके रैम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक यहाँ पे दोबारा बात पढ़ते हैं, इसमें जो बात की, दिस मीन्स, कहते हैं प्रोग्राम्स एंड डाटा कैन बी रिटर्न to and erased from RAM as needed. This means that the RAM does not retain its bit configuration when the power is turned off, but RAM does. बिट कन्फिग्रेशन जो है वो अपने पास सेव रखती है रोम, और ये सेव नहीं रखती जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है। एवरी टाइम यू ओपन अ प्रोग्राम इट गेट लोडेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव इनटू द रैम। और कहाँ से लोड होता है वो?
हार्ड ड्राइव से रैम में, और उसके बाद दिस इज बिकॉज रीडिंग डाटा फ्रॉम द रैम इज मच फास्टर देन रीडिंग डाटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। ये बात समझ आ गई होगी। आगे इसका डिफरेंस है रैम और रोम के बारे में। रैम डाटा इन इज टेम्परेरी मेमोरी और वो परमानेंट होती है रोम। रैम जो है उसमें डाटा हम चेंज कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर हम अपना डाटा चेंज और डिलीट नहीं कर सकते। और मेन डिफरेंस क्या है, रैम वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल है। RAM instructions are written into RAM at the time of execution और ROM के अंदर the instructions are written into ROM at manufacturing time। इसमें instructions तब रिटर्न होती हैं जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हों, और ROM में इंस्ट्रक्शन तब रिटर्न होती हैं जब वो मैन्युफैक्चरिंग टाइम में हो। Instruction in RAM change continuously as different programs are executed and new data processed। Instructions जो हैं RAM के अंदर वो चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे हम डिफरेंट प्रोग्राम उसमें रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और न्यू डाटा प्रोसेस होता है। लेकिन ROM के अंदर क्या होता है कि न्यू इंस्ट्रक्शन नहीं होती। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अ न्यू इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इन ROM। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें गेट हुई होंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, और इंशाल्लाह आप इसको प्रिपेयर करें इस पूरे लेक्चर को। आज हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बात की और कंट्रोल यूनिट्स और उसके कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में बात की, ALU लॉजिक यूनिट्स के बारे में बात की, मेन मेमोरी की बात की, IO यूनिट के बारे में बात की और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात की डिटेल में। और उसके बाद हमने जंप किया प्राइमरी मेमोरी में। टू टाइप्स होती हैं, रोम और रैम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके डिफरेंस के बारे में भी हमने रीड आउट किया और थोरली इसके बारे में हमने पढ़ा। होपफुली आपने समझ आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। स्टे एट होम, फी अमान अल्लाह।